वेलकम साथियों। वेलकम टू क्रेडिबल आईएएस पीसीएस फैमिली। साथियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स की चर्चा होगी साथियों, डिटेल में चर्चा होगी A to Z। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी भी हम चर्चा एट लास्ट करेंगे और बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके अंदर के डिटेल वर्जन्स को हम पढ़ेंगे। डिटेल जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स पढ़ेंगे और फिर क्या जाता है, फंडामेंटल राइट्स का ईच एंड एवरी आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एट लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो साथियों, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आपको पता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिक चीज जो किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी इंसान के लिए मान सम्मान के साथ एक डिग्निफाइड मैनर में अपने जीवन को जी सके। तो फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के लिए होता है। नहीं तो आपने देखा होगा, अभी जाते हैं आप कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, जहां आपकी सुनवाई हो रही है तो किस लिए हो रही है? एक तरह से आपको एक सेफ्टी प्रिकॉशन दिया गया है कि अगर आपके राइट का कोई स्टेट हनन करता है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स में। तो फंडामेंटल राइट एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। दूसरा, हम देखते हैं जो सवाल पूछता है कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लेख कहां है। तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो हमने उसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है और कुछ उसके बेसिक। अब हम चलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या होते हैं? यहां से भी साथियों बहुत सारे सवाल पूछता है। लोग इसको स्किप कर देते हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के डेफिनेशन रट के चले जाते हैं या आर्टिकल्स को देख लिया, मैच द फॉलोइंग आता है। लेकिन आपको यह देखना है, इसके फीचर्स भी पढ़ने हैं आपको। तो सबसे पहला फीचर्स ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है अब्सोल्यूट नहीं होते भाई। अब्सोल्यूट नहीं होते मतलब, अब्सोल्यूट का मतलब क्या है भाई? अब्सोल्यूट का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आप अपनी फंडामेंटल राइट एंजॉय करने के चक्कर में दूसरे की फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन करेंगे तो वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन या कानून आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये अब्सोल्यूट नहीं होते, नॉट अब्सोल्यूट। दूसरा फीचर हम देखते हैं फंडामेंटल राइट का कि ये परमानेंट नहीं होते हैं। ये नॉट परमानेंट। नॉट परमानेंट का मतलब क्या है भाई? नॉट परमानेंट का मतलब है कि बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत सारे आर्टिकल्स या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो किन किन केसेस में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, दूसरा परमानेंट नहीं होते हैं, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है फंडामेंटल राइट का कि ये जस्टिसेबल होते हैं। जस्टिसेबल का मतलब क्या है भाई? ये डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है विभिन्न आयोग से। जस्टिसेबल का मतलब ये है कि अगर स्टेट और या कोई भी इंस्टीट्यूशन
क्या जाता है, फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता, भेदभाव करता है किसी भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस में, तो आप जो है डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स में। तो ये तो कुछ बेसिक रही क्या जानकारी फीचर्स के बारे में, लेकिन साथियों अब हम कुछ इसी फीचर्स में कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे कि कहां पे फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड हो सकती है, किन सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकती है। जैसे साथियों आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 352 के बारे में, आर्टिकल 352 के बारे में। आर्टिकल 352 किसके बारे में है बताइए? हाँ, तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की चर्चा करता है, लेकिन हम तो बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की। तो हां, इसी में हमको यह देखना है कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल आपका 19 है, अगर ये आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है किन सिचुएशंस में, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर है, एक्सटर्नल एग्रेशन पे अगर इमरजेंसी डिक्लेयर है, एग्रेशन पे अगर मान लीजिए कोई देश अपने देश पे आक्रमण करता है या वार के सिचुएशन में, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 में जैसा कि आपने पढ़ा होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है, उसमें 6 तरह के आर्टिकल्स हैं, सब पार्ट्स हैं। तो आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाता है किन सिचुएशंस में, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर है वार पे या एक्सटर्नल एग्रेशन पे। और किन सिचुएशंस पे नहीं होता है, तो अगर आर्म रिबेलियन हुआ है, देश में आंतरिक विद्रोह हुआ है, आंतरिक विद्रोह के समय आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। तो हमने साथियों फीचर्स की बात की थी, तो फीचर्स में सबसे पहला हमने बताया था कि एब्सोल्यूट नहीं होता है, दूसरा हमने बताया कि ये परमानेंट नहीं होता है, और तीसरी बात हमने कहा कि ये जस्टिसेबल होता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी सरकार, कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या जाता है आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करता है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट आपको सेफ्टी देगा। अब फिर मैंने सस्पेंशन की भी बात कर ली। अब हम साथियों डिटेल में चर्चा करते हैं, हर आर्टिकल को डिटेल में एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर का सब्सटेंस कहां क्या है और कहां से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लेते हैं और A to Z चलेंगे हम, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक चलेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 जो मित्रों, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट को बताता है, मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट को बहुत ब्यूटीफुली ये क्लैरिफाई करता है कि स्टेट, और यहां स्टेट का मतलब याद रखिएगा आप लोग कि स्टेट का मतलब यहां सरकार से नहीं, स्टेट का मतलब नेशन से है, राष्ट्र से है। और स्टेट की डेफिनेशन में कहा पार्लियामेंट भी एक स्टेट है, पार्लियामेंट भी एक स्टेट है, जुडिशरी भी एक स्टेट है, जुडिशरी भी एक स्टेट है, LIC भी एक स्टेट है, या डिफरेंट जो PSUs है गवर्नमेंट के वो भी एक स्टेट है। तो आर्टिकल 12 क्या है मित्रों? आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट को अच्छे से क्लैरिफाई करता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 किस बारे में चर्चा करता भाई? आर्टिकल 13 यह कहता है कि कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है, कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, मतलब कि वो वायलेट नहीं करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स को। अगर वायलेट कर दिया तो, वायलेट अगर कर दिया गया तो वैसे कानून को रद्द किया जा सकता है माननीय न्यायालय द्वारा। तो इनकंसिस्टेंट है अगर फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, तो वैसे कानून को नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट्स के द्वारा। और इसी आर्टिकल में मित्रों एक और प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यू का। तो ये आपसे सवाल पूछता है कि जुडिशियल रिव्यू कहां से आया? तो जुडिशियल रिव्यू जो है
मित्रों आर्टिकल 13 से लिया गया है, आर्टिकल 13 से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 की चर्चा होगी। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन इस इक्वालिटी में दो डायमेंशंस है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी, इसमें दो डायमेंशन है। पहला डायमेंशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश ओरिजिन है। ये कहां से हमने लिया है? ब्रिटिश ओरिजिन। और ये आर्टिकल क्या कहता है? चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंग हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भिखारी हो, सभी लोग कानून के समक्ष इक्वल हैं। मतलब एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। ये कहता है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। एक डायमेंशन ये है, फर्स्ट डायमेंशन इज दिस। दूसरा डायमेंशन हमने अमेरिका से लिया है और ये थोड़ा वाइडर है। इसका इंटरप्रिटेशन, इसकी जो मीनिंग है ये थोड़ा वाइड है। तो अमेरिका से हमने इसको लिया है और इसका सब्सटेंस क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बहुत रिच है, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बहुत गरीब है, या सोशली या शैक्षिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से, मतलब कुछ लोग पीछे छूट गए डेवलपमेंट के प्रोसेस में और कुछ लोग बहुत आगे हैं। तो जैसे हम एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सरकार कहती है कि जो लाइक्स हैं, एक क्लास के लोग हैं, उनको एक तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि वो मार्जिनलाइज हैं, वो बैकवर्ड रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन दे करके आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये फिर एक मतलब इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमेशा से प्रिविलेज मिला हुआ है, वो आगे बढ़ता रहा है, और फिर कोई स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मान लो एससी कम्युनिटी को हम लेते हैं, वो हमेशा बैक रहा है, अगर दोनों को समान रूप से एक साथ क्या जाता है दौड़ने के लिए कहा जाए, तो इसके एक के पास प्रिविलेज है, दूसरे के पास कोई प्रिविलेज नहीं है, तो रेस कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है आगे वाला ही जीतेगा जिसके पास प्रिविलेज है। तो इसके लिए हमने ये किया कि इनका स्पेशल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, इनको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, और ये फिर वायलेशन इक्वालिटी का नहीं माना जाएगा। तो साथियों, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कैनोटेशन है और ये एक नेगेटिव है। मतलब यहां पे सिमिलर सिचुएशंस में आपको लोगों को सिमिलरली ही ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर आ गया, कोई गरीब आ गया, सबको एक साथ आपने क्या जाता है एक साथ पेश आ गए। आपको इसमें गवर्नमेंट दे सकती है, अगर कोई लेस प्रिविलेज है तो उसको स्पेशल प्रोविजंस दे सकती है गवर्नमेंट। तो ये तो रही आर्टिकल 14 की चर्चा। एक इसमें दो डायमेंशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम चलते हैं आर्टिकल 15 की बात। आर्टिकल 15 क्या है मित्रों? आर्टिकल 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्स। ठीक है, तो ये मतलब ये बात करता है कि कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी देता है कि और चीजों के बेसिस पे सरकार भेदभाव कर सकती है। भेदभाव का मतलब पॉजिटिव कनोटेशन में कि सरकार अगर कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है,
तो उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है और उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। मान लिए महिला कम्युनिटी हमें जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करती है, अगर सरकार उनके लिए कुछ रिजर्वेशन करती है, कुछ पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन लेती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। या किसी मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए सरकार कुछ करती है, तो ये एक्सेप्शंस हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद हम चलते हैं सबसे नेक्स्ट आर्टिकल के पास। ये आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अपॉर्चुनिटी, और इसी में हम ये भी बात करेंगे कि इस आर्टिकल का महत्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सरकार ने एक सवाल पूछता है कि 16 क्लॉज 4 जिसमें रिजर्वेशन दिया है किसको? ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला है, तो ये डायरेक्ट सवाल पूछता है कि किस आर्टिकल के किस सब पार्ट में, किस क्लॉज में ये दिया गया है आरक्षण। तो 16 क्लॉज 4 में आरक्षण दिया गया है। तो अभी रिजर्वेशन की बात हो ही रही है, तो यहां से एक थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड भी ले लेते हैं कि एक कमीशन बना था, जैसा आपको याद होगा, मंडल कमीशन। यहां से भी सवाल बनता है, जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, तो हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देते हैं मंडल कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो मंडल कमीशन मित्रों 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने बनाया था, और फाइनली यही कमीशन ने 1980 में रिपोर्ट को सबमिट करता है, और उस रिपोर्ट की भी हम चर्चा करेंगे, और फिर ये भी देखेंगे उस रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो रिपोर्ट थी कब इंप्लीमेंट हुई, इसको लेकर भी सवाल बनता है जब आप मेंस लिखेंगे। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और क्योंकि इसने सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड सेक्शन, उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसडेंटल बदलाव किए, और एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी पीछे रहा है बहुत आगे, और या वो लोग भी आगे मेजॉरिटी सेक्शन में जुड़ सके और एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच बन सके। तो हम देखते हैं मंडल कमीशन की मैंने बात की, तो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट कब सबमिट किया था? 1980 में। अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी, उसमें मंडल कमीशन ने बताया कि भाई ओबीसी जो है 52% ऑफ द पॉपुलेशन है, 52% ऑफ पॉपुलेशन है, और इन्होंने बताया कि ओबीसी में 3743 कास्ट है। सोचिए इतनी सारी कास्ट हैं ओबीसी सेक्शन में। दूसरा, इन्होंने कहा कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये 1980 में बात बोल दी गई थी, लेकिन ये 1980 से लेकर के 1990 तक ये रिपोर्ट का जो भी रिकमेंडेशन आया था वो सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं की थी। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। फाइनली इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया था बीपी सिंह ने 1990 में 27% रिजर्वेशन वाज गिवन टू द ओबीसी सेक्शन बाय बीपी सिंह गवर्नमेंट। तो आपको इसमें ध्यान रखना है अबाउट मंडल कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और कब रिपोर्ट सबमिट की गई थी, और कब ये इंप्लीमेंट हुआ था, और यही बस इतना जानकारी आपको रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने से तो ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, लेकिन इसमें एक और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आपने देखा होगा कि बहुत जो वैदिक एरा था या गुप्ता एरा था या मिडाइवल पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में जो अनटचेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता था, उसको लेकर के अब ये पनिशेबल ऑफेंस है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने आर्टिकल 17 को दिया, और कोई भी व्यक्ति इस तरह के अगर वायलेट करता है इस तरह के प्रिंसिपल या कोई डेरोगेटरी रिमार्क करता है किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, तो वो उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सू कर सकता है कोर्ट में। और साथियों, इसका नाम अभी क्या किया जाता है, सिविल राइट एक्ट भी कर दिया गया है, तो ये भी याद रखना है आपको। इस एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को सिविल राइट एक्ट 1976 एक अमेंडमेंट के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया है, तो इसका नया नाम है सिविल राइट्स एक्ट 9, ठीक है, फॉर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 में कुछ ज्यादा नहीं है, एक ये आपको ध्यान रखना, अनटचेबिलिटी की बात, एबॉलिशन की बात करता है, 1970 इसका सिविल राइट्स एक्ट नाम है, ये याद रखना आपको। इसके बाद हम ध्यान चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 पे, आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। टाइटल्स आप जानते ही हैं, ब्रिटिशर्स बड़े मशहूर थे टाइटल्स देने पे। तो टाइटल जैसे राय बहादुर की टाइटल दे दी, किसी को राजा की टाइटल दे दी जाती थी पहले, लेकिन अब इस तरह की टाइटल स्टेट नहीं दे सकता है किसी को इस तरह की टाइटल नहीं दे सकता है स्टेट। मतलब ये पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन साथियों, इसमें एक चीज, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था 1996 में, आपको ये ध्यान में रखना, 1996 में एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कहा कि आप एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की तो बात करते हैं, लेकिन आप इसको करके आप मेरिट को, ऐसा नहीं है कि मेरिट को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। अगर कोई जिसके पास बहुत स्किल है और देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसके मेरिट को आप सरकार या स्टेट रिकॉग्नाइज ना करे। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भारत रत्न अवॉर्डी है, तो क्या अपने नाम के आगे पीछे यूज कर सकता है? बिल्कुल प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकता है कि आगे पीछे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन एक सम्मान के रूप में वो अपने नाम के आगे बता सकता है, या सम्मान पूर्वक हम उनके नाम के आगे ले सकते हैं। लेकिन अपने नाम को किसी ऑफिशियल वर्क में ऐसा हम प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात, आर्टिकल 18। साथियों, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, कि जो प्रीवियसली आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। जो अभी मैंने पढ़ाया है उन क्वेश्चंस आप सभी लोग देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया? तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए, सभी लोग अटेम्प्ट करिए इस सवाल को, बताइए बताइए, सभी लोग इसको देख लीजिए क्वेश्चंस को। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर क्लास को ओवर कर देंगे। तो इसमें राइट टू इक्वालिटी, क्या ये अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया है? या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,